राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जरूर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा बातें भी नहीं कर रहे हैं आपके साथ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि देखो फिर उसका मतलब खत्म हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड धुआंधार रिवीजन का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर हम एक्स्ट्रा बातों में रह जाएंगे। ये धुआंधार रिवीजन थोड़ा सा सीरियस नोट पर है कि जल्दी जल्दी बस हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देख लें क्या क्या काम किए। चलिए तो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देख लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की बड़ी समस्याएं रही हैं। आजादी के बाद से ही आप देखोगे कि बहुत सारे मामले ऐसे आते थे जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था। जैसे कि दंगे हो जाते हैं, तो दंगों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि पुलिस के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी पुलिस के कारागार में किसी की मृत्यु होगी, किसी कैदी की मृत्यु होगी, पुलिस ने टॉर्चर किया तो उससे मृत्यु होगी। आतंकवादी घटनाओं में आप देखोगे बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो जाता है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है। तो आजादी के टाइम हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को देखे, रिसर्च करे, जांच पड़ताल करे और बेटर उनको रिकमेंड करे। तो लेकिन टाइम टू टाइम ये डिमांड उठने लगी, खास करके 1980 के दशक में जब पंजाब में अफस्पा लगा। ठीक है, जो सैन्य कानून था, उस सैन्य कानून आर्टिकल 34 आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ से रिलेटेड है। पंजाब में जब सैन्य कानून लगा और उसके बाद आप देखोगे इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हुई। राजीव गांधी उनकी हत्या हुई। ठीक है, और भी कई जगह पर पुलिस के टॉर्चर के मामले सामने आने लगे। ठीक है, मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले सामने आने लगे। तब ये डिमांड उठी गई यार कि ये सारी चीजें तब रुकेंगी जब इसको दूर करने के लिए कोई एक प्रॉपर डेडिकेटेड संस्था बनाई जाए। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए एक एक्ट पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया 1993 में, जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 1993। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट, क्योंकि एक्ट कौन बनाता है? संसद बनाता है। ठीक है, संसद का अधिनियम हो गया, तो संसद ने इस अधिनियम को बनाया और इसके माध्यम से आयोग की स्थापना हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब संसद कोई भी एक्ट बना करके संस्था बनाता है तो वो कैसी होगी? उसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, संविधिक बॉडी। ठीक है, इसीलिए ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये ध्यान रखना, संविधान में इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, संसद के अधिनियम से पारित हुआ। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये 1993 का जो एक्ट था, इसके एक्ट में एक संशोधन हुआ। कब हुआ? 2019 में, 2019 में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, उसमें संशोधन करके इसमें कई सारी चीजें चेंज की गई। इसके स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव किया गया। जैसे कि पहले इसमें क्या होता था, ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें इसका अध्यक्ष जो है वो भारत का कोई सीजीआई हो सकता था। ठीक है, तो यार उससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, वो क्या क्या काम संभाले, क्या क्या करे, ऐसा योग्य व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ओवरबर्डन हो जाते थे। तो ऐसे में आयोग की संरचना में भी कुछ चीजों में को चेंज किया गया। आयोग जो है ना, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ये है पूर्णकालिक। ये तो हो गए पूर्णकालिक, प्लस में 7 जो है पदेन सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। और अगर हम कुल की बात करें कि कुल कितने सदस्य हो गए पदेन और पूर्णकालिक मिला करके, तो ये आपको 13 सदस्य मिलेंगे। अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य। ठीक है, कौन कौन है, क्यों क्यों है, किस लिए इनका लाया गया है, तो इस चीज समझिएगा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है इसके अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष कौन है। तो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ये हो सकते हैं, या अगर सीजीआई नहीं है, कोई रिटायर्ड सीजीआई आपके लिए अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पाए, या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, एक्टिंग जज। ठीक है, उस जज में से ले सकते, तो ऐसे में विकल्प बहुत सारे आ गए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को के लिए। ठीक है, अब ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है कि यार ढूंढ ढूंढ करके रिक्वेस्ट कर करके कहो कि यार सर आप बन जाओ ना सर, देख लो ना सर, है ना। अब बहुत सारे विकल्प हैं इसके लिए। दूसरा, एक जो मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या तो एक रिटायर्ड जज होगा या कार्यकारी जज होगा।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अभी जो वर्किंग है वो होगा, ये हो सकता है। तीसरा जो है हाई कोर्ट का या तो एक रिटायर जज होगा या कार्यरत रहेगा। कौन? सामान्य जज नहीं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है। पूरे भारत में खूब सारे हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है अभी, उनमें से किसी भी हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है या वर्तमान का चीफ जस्टिस हो सकता है। तो ये तो हो गए 3 ऐसे सदस्य जो कि न्यायिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं। एक इसका अध्यक्ष, ठीक है, और 2 अन्य सदस्य, ये 3 हो गए जुडिशरी से आने वाले। ठीक है, एक हाई कोर्ट से आया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज आया, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का करंट कोई जज, वो उसके हेड के रूप में आ गया। बाकी के जो 3 मेंबर बच गए, जो अगर हम बात करते हैं, तो बाकी के 3 सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मानवाधिकार से संबंधित जानकारी होनी चाहिए या उनको अनुभव होना चाहिए कि उन्होंने बहुत वर्क किया। जैसे कि मैं सोशल वर्क करता हूं, मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है ललित यादव की पाठशाला। उसमें मैं बेसिकली स्लम के बच्चों के लिए काम करता हूँ, झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं, रोड के साइड में जो बच्चे रहते हैं। आप देखना जरा, अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, तो आप सोशल मीडिया पर जाकर के मेरे को चेक करना, फॉलो करना, मेरे एनजीओ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ललित यादव की पाठशाला के नाम से मैं आपको हर जगह मिलूंगा। ललित यादव की पाठशाला के नाम से सर्च करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। हर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर कहीं वही मिलूंगा मैं। तो उसमें आप देखना कि कैसे उनके लिए रेगुलर हम वर्क करते हैं, कैसे वो जो चोरी करते थे वो चोरी करना छुड़वाया, नशा करते थे नशा करना छुड़वाया। उनके 250 बच्चों की एजुकेशन का खर्चा मैं अपनी अर्निंग से उठाता हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से। हजारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। तो वो आप देखना, वो उनके साथ बॉन्डिंग देखना, जो फैमिली जैसी बॉन्डिंग है हमारी, वो आपको दिखेगी वहां पर। तो अब ऐसे में मानवाधिकार की जानकारी होनी चाहिए, उस कार्य में उसको अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वहां पर 3 लोगों को ले सकते हैं। तो जैसे मैं काम करता हूं, तो मेरे को ह्यूमन राइट्स का काफी एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल पर करने का। तो हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट को मैं एलिजिबल लगूं, तो वो मेरी भी रिकमेंडेशन कर दे, मेरे को भी एक मेंबर के रूप में ले ले। अब ये जो 3 मेंबर है ना, इन 3 मेंबर में से एक जो है महिला होनी चाहिए, एक जो है वो महिला होनी चाहिए मिनिमम। तीनों भी महिलाएं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसके अलावा ये लाइन जो है ना गलत जगह पर लिखी हुई है, ये महिला को ऊपर करना चाहिए। पूर्णकालिक सदस्य देख लीजिए, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। एक अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के से, 2 सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ठीक है, 3 सदस्य जो है वो कहां से? मानवाधिकार के विशेषज्ञ या उनको जानकारी हो, उनमें से एक महिला होनी जरूरी है। तो ये 5 सदस्य और एक अध्यक्ष हो गया। ठीक है, 6 लोग हमने देख लिए। अब 7 होते पदेन सभा सदस्य। पदेन जो बस डायरेक्ट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो किसी बहुत बड़े आयोग के ऑलरेडी अध्यक्ष होते हैं। कौन से आयोग? उसमें है एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग, पांचवा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, छठा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, सातवां विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त है ये 7 लोग। अब आप कहोगे यार इन 7 को यहां पर क्यों डाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, इनका क्या रोल है? ये तो ऑलरेडी अपने अपने आयोग संभाल रहे हैं, अपने अपने आयोग को देख रहे हैं, उनकी समस्याओं से नहीं निपट पाते होंगे, यहां पर कैसे करेंगे? तो उसका रीजन ये है कि ये जितने भी आयोग हैं, ये सारे के सारे आयोग आप देखोगे, इन आयोगों में मानवाधिकार के संबंधित मामले ही आते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड मामले आते हैं। अनुसूचित जाति आयोग में कौन आएगा? अनुसूचित जातियों के अधिकारों से उल्लंघन का जो मामला आएगा वो आएगा ना, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा, उनके बेटरमेंट के लिए सुझाव देगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन आएगा? ओबीसी से अधिकारों से के हनन से संबंधित मामले आएंगे, और ये भी इनके ओबीसी के बेटरमेंट के लिए सरकार को सिफारिश करेगा, है ना, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करेगा। तो जितने भी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले हैं, अलग अलग कैटेगरीज के साथ, खास करके ऐसे वर्गों के साथ जिनके साथ भूतकाल में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो उनके लिए सारे अलग अलग आयोग बने हुए ऑलरेडी। तो इन आयोग का अगर अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य होंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, तो उनको सबको पता है ना कि कहां कहां क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या इशू आते हैं, किस तरीके के उल्लंघन हो रहे हैं, उनसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे रोका जाए, और बेहतर मानवाधिकारों का कार्य क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, ऑलरेडी पता रहेगा ना। तो इसलिए इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य बना दिया गया कि हाँ भैया आप तो रहोगे ही रहोगे।
ताकि इनकी एक्सपर्टी ली जा सके, इनकी सहायता ली जा सके, और ज्यादातर मामले इन्हीं कैटेगरीज के मानवाधिकार के उल्लंघन से लेकर के होते हैं। तो 13 कुल टोटल मेंबर हैं, एक अध्यक्ष, 12 सदस्य, 7 पदेन सदस्य, ठीक है, और 5 पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष के साथ। अब चलते हैं इसके आयोग की नियुक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो सरकार अपनी मनमर्जी से इनकी नियुक्ति नहीं कर सकती। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। अब नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो तो राष्ट्रपति करता है, ये बात तो ठीक है कि भैया अपॉइंटमेंट करेगा, मैक्सिमम सारी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को अपनी मनमर्जी से नियुक्ति करने का अधिकार नहीं, उनको एक सलाह दी जाती है, एक रिकमेंडेशन दी जाएगी। वो रिकमेंडेशन दी जाएगी एक समिति के द्वारा। उस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती है जिसमें कुल मिलाकर के 6 लोग होते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना 6 लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसका अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो ये 2 लोग तो हो गए सरकार की तरफ से। देखिए इसमें बड़ा ही बैलेंस बनाया गया है। नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई गई ना, बहुत ही बैलेंस बनाया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ये 2 लोग सरकार के सदस्य हो गए, सरकार के पार्ट हो गए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, ये 2 ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि एक तरीके से न्यूट्रल, ठीक है, इनको आप न्यूट्रल या एकदम भी दोनों का समन्वित दृष्टिकोण मान सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो पूरी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, हालांकि होते हैं रूलिंग पार्टी से ही, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रल भूमिका निभाने की कोशिश वो करते हैं। ऐसे राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो भी। तो ये 2 ऐसे लोग हो गए जो ना तो सरकार ना ही विपक्ष, दोनों के पक्ष की बजाय एक न्यूट्रल पक्ष देखेंगे। अब ऐसे में विपक्ष के भी 2 लोग हो गए। संसद के जो दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में ही जो मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा वो इसमें शामिल होगा। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। ये 6 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी। ये 6 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि किसको अध्यक्ष बनाना है, कौन कौन सदस्य होंगे। जो 5 सदस्य हैं उनमें से किसको रिकमेंड करें। 7 पदेन सदस्य हो तो पदेन ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन बाकी के जो 5 सदस्य और अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन ये करेंगे राष्ट्रपति को, और जिसको भी ये कह देंगे राष्ट्रपति उसको नियुक्ति कर देंगे। अब जब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था 1993 के एक्ट से, तब इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था। 70 साल या 5 साल। अब आप कहोगे सर 70 साल क्यों रखी। भाई उस टाइम सीजीआई को इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, मुख्य न्यायाधीश को, और सीजीआई रिटायर होते थे 65 साल की उम्र में, ठीक है। तो 65 साल की उम्र के बाद ही तो उनके पास मौका मिलता था आमतौर पर काम करने का, ठीक है, तो फ्री होते थे। तो 70 साल का टाइम दिया, थोड़ा सा ये क्या कि थोड़ा टाइम होना चाहिए जरूरी, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया, इसके 5 साल के कार्यकाल को घटा करके 3 साल का कर दिया गया। कौन से 2019 का जो संशोधन अधिनियम आया, जो अमेंडमेंट किया गया, उससे अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी जब तक उम्र 70 वर्ष ना हो जाए, जो भी पहले हो तब तक हो। पहले इनकी पुनर्नियुक्ति का वो प्रावधान था ना, वो वाला प्रावधान अब कर दिया गया है कि इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट इनको किया जा सकता है। 3-3 साल के 2 कार्यकाल मिल सकते हैं। अगर पहला कार्यकाल अच्छा रहा, टर्म्स अच्छी रही गवर्नमेंट के साथ, तो दूसरा कार्यकाल भी मिल जाएगा। 2 कार्यकाल मिल सकते हैं, यानी कि रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है। कामकाज का समय जो है वो घटा दिया है 3 साल का। इसका रीजन ये है कि अगर इनको दोबारा कार्यकाल चाहिए तो अपना काम बढ़िया तरीके से निपटाए, अच्छे तरीके से करे, ठीक है, ताकि इनके पास भी ये रहे कि यार कि हम अच्छा काम करेंगे तो 3 साल के लिए और चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बेटर उसके लिए ये चेंज किया गया है। अब इस आयोग को फ्री बनाया गया है, इंडिपेंडेंट बनाया है, सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त बनाया गया।